फ्रेंड्स गुड इवनिंग, स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था कि संधि की क्लास कल पूरी तरीके से कंप्लीट हुई थी। आज हम संधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं, और जहां रिपीटेड के बाद भी एक चीज़ प्लस पॉइंट ये है कि जहां सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं बच्चों से, उसी तरीके के संधि से रिलेटेड महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेके यहाँ पे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके ये लड़ जाते हैं, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, पेट का हो, सुपर टेट का हो, या फिर टेट का हो, या फिर यूपी SSS से रिलेटेड, यहाँ तक कि बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स जो इससे बाहर के भी हैं, उसमें भी अगर संधि के अगर चैप्टर्स जिसमें भी आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन उनको मिल जाएंगे डायरेक्ट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे भी क्वेश्चन उठाएंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि द्वितत्व ध्वनि। ये द्वितत्व ध्वनि जो है कि संधि में नहीं है, लेकिन फिर भी संधि में प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि उच्छिप्त ध्वनि, उष्ण ध्वनि, इस तरीके का हमने आपको संधि के अंदर बताया था कि कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, क्या क्या वो हैं, कितनी उनकी संख्या है। तो कुछ क्वेश्चन बताए थे, कुछ उसमें नहीं इंक्लूड हो पाया था, जो कि वर्णमाला से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आते हैं, तो इसी में इंक्लूड कर ली हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के। तो द्वितत्व ध्वनि या फिर युग्मक ध्वनि, तो देखिए इनसे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। 2, 3, 4 ऑप्शन आपको देंगे अलग अलग तरीके के, और उसमें पूछेगा कि निम्न में से कौन द्वितत्व ध्वनि नहीं है, या फिर निम्न में से कौन द्वितत्व ध्वनि है। तो सबसे पहले आपको उसका डिफिनीशन पता होना चाहिए कि युग्मक ध्वनि दोनों एक ही नाम होते हैं, या तो द्वितत्व दे या फिर युग्मक दे। तो ये इसका जब आप जानेंगे कि कहलाता क्या है, तब तो जा करके आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। तो द्वितत्व ध्वनि या फिर युग्मक ध्वनि, युग्मक का मतलब ही क्या होता है, जोड़ा। युग्मक का मतलब क्या होता है, जोड़ा। नाम से ही पता चल रहा है कि युग्मक या द्वि मतलब क्या होता है, दो होता है। द्वित्व का मतलब क्या हुआ कि दो तत्व हैं, दो शब्द हैं जिनका बार बार, दो अक्षर है जिनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक शब्द आधा हो, दूसरा शब्द पूर्ण हो, सेम शब्द हो। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन में हम क्या कहते हैं, दिल्ली, तो दी आधा ल फिर पूरा ल होता है। तो ल दोनों समान होने चाहिए, लेकिन एक आधा हो एक पूरा हो, तो वो युग्मक या फिर द्वितत्व ध्वनि कहलाते हैं। उदाहरण में ये 2-3 उदाहरण लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लिख दे 80, बनारस का 80 घाट है, तो ये आधा 100 फिर पूरा 100। जैसे कि सेम अक्षर आना चाहिए, वर्णमाला का सेम अक्षर होना चाहिए, तो एक आधा होना चाहिए, एक पूरा होना चाहिए। यही द्वितत्वक ध्वनि कहलाती है या फिर युग्मक ध्वनि कहलाती है। तो 4 ऑप्शन में देते हैं कि निम्न में से कौन युग्मक ध्वनि नहीं है। तो कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें आधा शब्द तो होगा, लेकिन ये दोनों शब्द में भिन्नता होगी। जैसे कि दे दे मक्खन, मक्खन, इस तरीके का शब्द दे दे। तो अगर आपको ये लगे कि आधा इसमें है इसलिए होगा, तो नहीं, ये आधा क है, इसके बाद पूरा क अगर आया होता तब तो ये युग्मक ध्वनि होती, लेकिन यहाँ पे आधा क के बाद ख दे दिया है, इसलिए युग्मक ध्वनि नहीं है। ये युग्मक ध्वनि क्यों है, क्योंकि इसमें आधा स आया है फिर पूरा स आया है, यानी कि दोनों युग्म है, दोनों एक ही है, एक आधा है एक पूरा है। 80 हो गया, इसी तरीके से दिल्ली हो गया, दी आधा ल फिर ल, ये क्या हो गया, दिल्ली हो गया। मल्ल हो गया, मल्ल एक जाति होती है, ठीक है। और उसके बाद से या फिर ले लीजिए अछुड़ हो गया, अछुड़। तो इस तरीके के जो शब्द होते, आधा ड़ है फिर पूरा ड़ है, तो इस तरीके के शब्द द्वितत्व ध्वनि या फिर युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। ये आप दिमाग में अपने रखिएगा। आज के बाद अब आता है कि निराशा। निराशा हमने आपको बताया था कि ये सबसे पहले आप ये जाने कि ये संधि कौन सी होती है। तो पहली बात आपको बता दें कि इसमें आपसे संधि नहीं पूछी जाएगी। इसमें आपसे निराशा में संधि विच्छेद महत्वपूर्ण होता है कि संधि विच्छेद आप इससे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले ये संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग संधि है। उसके बाद से हमने आपको बताया था कि विसर्ग संधि में किस तरीके से है। तो हमने बताया था कि जब ये रेफ र है, तो जब रेफ र हटता है, ये आधा रो है, रो में आ लगा हुआ है, तब रा बना है निराशा। निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम कहते हैं निह प्लस आशा। तो आशा कहाँ से आता है, तो ये र में आ की मात्रा है, तो ये मिलकर के आशा बन जाता है, और ये आधा र है, रेफ र है। यही रेफ र जब हटता है तो उसके जगह पे संधि विच्छेद आ जाता है। प्लस इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट हमने क्या बताया था कि जो भी बड़ी ई होती है, जब ये विसर्ग में बदलती है तो ये छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। बहुत सारे लोग, हमने आपको बताया था विसर्ग संधि बताते समय कि बहुत सारे लोग होंगे जो लिखते लिखते निराशा को
वे ऐसा सही करते होंगे कि निराशा इस तरीके से, जबकि ये निराशा गलत है। हाँ, इसके संधि विच्छेद में जो है कि विसर्ग जब बनता है तो रेफ रहता है, तो ये छोटी ई हो जाती है, तो निह प्लस आशा हो जाता है, जो कि निराशा कहलाता है। तो या तो आपसे संधि पूछेगी या फिर ये, और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। निराशा बहुत सारे लिख के देगा, बोलेगा कि निम्न में से कौन सा सही है, तो ये निराशा जो बड़ी की मात्रा वाली निराशा है ये सही होती है, जबकि मैक्सिमम लोग इस तरीके से निराशा लिखते हैं। तो विसर्ग संधि हो गई, निह प्लस आशा इसका संधि विच्छेद हो गया, तो इसमें ये आप दिमाग में रखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वर होते क्या क्या हैं, तो हो गया, जैसे कि हम सबसे पहले मात्रा के लिए स्वर की बात करते हैं तो अ आ ई उ होता है, ये स्वर होते हैं। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि मात्रा के आधार पर, तो इस तरीके से स्वरों की संख्या 11 ली जाती है। लेकिन जब आपसे मात्रा की संख्या पूछता है तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 हो जाती है, क्योंकि अ किसी मात्रा में नहीं लिया जाता है, वो ऑलरेडी हर एक व्यंजन में इंक्लूड होता है। जैसे क बोलते हैं तो क में अ ऑलरेडी है, ख में अ ऑलरेडी है, ये कोई मात्रा नहीं होती है। ये जैसे कि किसी भी व्यंजन को पूर्ण करने के लिए उस स्वर का अपने आप उसमें विलोप हुआ रहता है। तो आप ये याद रखेंगे कि स्वरों की संख्या चूंकि 11 होती है, उसमें से अ को हटा करके बाकी आ ई उ ए ओ औ इस तरीके से जो भी मात्राएं होती हैं, या फिर री है, ऋषि री है, ये सब क्या हो जाते हैं, मात्रा हो जाते हैं। तो इसमें देखिए स्वरों, ये दिया है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, तो आपका आंसर क्या रहेगा, इसके लिए आपका आंसर रहेगा कि 10। अब ये जान लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। तो इसमें है आ की मात्रा होती है, फिर छोटी की मात्रा होती है, ये बड़ी की मात्रा हो गई, फिर छोटा उ ले लीजिए, फिर बड़ा उ ले लीजिए, फिर ए लीजिए, ए लीजिए, फिर ओ लीजिए, ओ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10वां क्या बचता है, री, जो ऋषि री होती है। जैसे कि हम लिखते हैं कृत्य, कृत्य में ये री का मात्रा है, तो ये भी मात्रा लिया जाता है, तो ये ई का मात्रा हो गया। तो इस तरीके से ये 10 मात्राएं होती हैं। बस इसमें अ छूटा हुआ है, क्योंकि अ में कोई मात्रा नहीं है, अ मात्रा में नहीं ली जाती है, वो व्यंजन में जो है कि मिली होती है। अब देखते हैं कि संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में संपृक्त ध्वनि भी आता है, एग्जाम में क्या आता है, संपृक्त ध्वनि। द्वितत्व ध्वनि आपने देख लिया, अब उसी तरीके से क्या है, संपृक्त ध्वनि है। संपृक्त ध्वनि को क्या कहते हैं, इसके नाम से देखिए आप इसका एक क्लू याद रखिए कि सम है, सम प्रोनाउंसिएशन हम बोल रहे हैं, तो इसमें किसका आ रहा है, म का आ रहा है। यानी कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करते समय हम म का उच्चारण अपने आप आ जाता है। देखिए हम नाक से अगर बोलते हैं तो न का भी उच्चारण आता है और म का भी उच्चारण आता है। जैसे संपन्न, तो इसमें क्या आया, म का प्रोनाउंसिएशन आया। उसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि पंकज, तो अंक के उच्चारण आ रहा है, नौ का कहीं ना कहीं हमारे नाक से उच्चारण आ रहा है। तो इस तरीके से बिंदु के 2 अर्थ निकलते हैं, एक म के रिस्पेक्ट में, एक न के रिस्पेक्ट में। उनका बोलने का लेकिन तरीका अलग अलग तरीके से होता है। तो इसमें संपृक्त ध्वनि में आधा म आना अनिवार्य होता है। जैसे कि हम ले लेते हैं, आ जाए क्वेश्चन दिगंबर, दिगंबर, तो इसमें आधा म आया, तो ये संपृक्त ध्वनि में इसको लिया जाएगा। इसी तरीके से कोई और ऐसा शब्द देखिए जिसमें आधा म आता हो, तो दिगंबर हो गया, और क्या लेंगे, अंबर, अंबर, अंबर आ गया। ये सारे जो होते हैं कि अक्षर जिसमें म आधा म हो, लेकिन इसमें इन दोनों में क्या थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है कि एक तो इसमें कहीं भी म का उच्चारण दिखेगा, इसमें हो सकता है कि म का भी उच्चारण है, लेकिन आधा म के बाद पूरा म दिखे, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ये द्वितत्व ध्वनि है। अगर लगातार 2 शब्द सेम आ गए, इसमें जैसे कि आधा म आया, जैसे कि हम लोग लिखते हैं मम्मी, मम्मी लिखा हमने, तो ये हम पूछेंगे कि या ये संपृक्त ध्वनि में है कि द्वितत्व ध्वनि या फिर युग्मक ध्वनि में है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, मम्मी, तो इसमें आधा म के बाद फिर आपको क्या दिख रहा है, पूरा म दिख रहा है। यानी कि 2 शब्द अपने आप, 2 अक्षर अपने आप को दोहरा रहे हैं, द्वितत्व हैं, इसलिए ये संपृक्त ध्वनि ना होकर के क्या हो जाएगा, द्वितत्व ध्वनि हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों तत्व सेम है, द्वितत्व या फिर युग्म है, तो युग्मक ध्वनि कहलाएगी।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्चारण के समय किसी अक्षर पर विशेष बल देना क्या कहलाता है। उच्चारण के समय किसी अक्षर पर विशेष बल देना क्या कहलाता है। जैसे कि हम बोले कृत्यायन, तो या बोल रहे हैं उस पर न की बिंदु है तो हम वहाँ पे जोड़ दे रहे हैं क्योंकि उस शब्द का उससे क्लियर मतलब निकले। जैसे कि हम बोल रहे हैं वाचस, जैसे कि हम इसमें शब्द एक ले लेते हैं वाचस्पति, इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं वाचस्पति, इसके शब्द को क्लियर होने में हम च और स के बीच में एक विशेष अपना स्वर निकालते हैं जिससे कि ये शब्द क्लियर हो सके। तो इसी को हम बोलते हैं उच्चारण के समय किसी अक्षर पर विशेष बल देना तभी होता है जब उसमें कोई स्वर हो, वहीं पे हम बल देते हैं। तो उसका नाम क्या कहलाता है, आपसे यहाँ पे उसका नाम पूछ रहा है कि जिस उच्चारण से किसी अक्षर पर विशेष बल दिया जाता है, अक्षर कोई हो, म हो, क हो, प हो, लेकिन जिस बिंदु है या फिर कोई ऐसी मात्रा है, स्वर में कोई भी मात्रा उस पर लगी हुई है, उसके वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन हमको उस शब्द को बोलने में उस बिंदु पे हमको विशेष बल देना पड़ रहा है। जैसे कि ऋषि, ऋषि हम लेते हैं तो र है, री है अपने आप में, उसके बाद उसमें मात्रा लगी तो ऋषि, इस तरीके से री पे हम विशेष बल दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये चीज़ कहलाता क्या है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो इसको बल देने को हम कहते हैं बलाघात। क्या कहते हैं, बलाघात। आप वहाँ पे बलाघात कहेंगे या फिर स्वराघात कह सकते हैं, बलाघात या फिर स्वराघात। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है स्वराघात, जैसे कि घात का मतलब आप समझते हैं कि पावर, किसी भी चीज़ के पावर को बढ़ा देना। हम लिखते हैं कि a⁻³ इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर पावर देना, उसका वैल्यू बढ़ाना। तो वही काम ये यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका पावर बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए हम घात का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं, घात का। तो यहाँ पे घात हो रहा है, किस तरीके से, बल देने से बलाघात हो गया। या फिर इसी के जगह पे अगर स्वराघात भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो स्वरों की वजह से स्वर उसके बल को बढ़ा रहे हैं, इसलिए स्वराघात भी इसका आंसर में हो जाएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन स्पेशली निकाल करके। ये वर्ड का एक चैप्टर है जिसमें हर एक चीज़ का कि किस शब्द का कहाँ से प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्छिष्ट स्वर क्या होते हैं, द्विगुण क्या होते हैं, द्वितत्व क्या होते हैं, इन सबों का लाइन से क्रम है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो संधि में इंक्लूड करके आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन संधि में आता है कि अभिषेक की संधि विच्छेद क्या होती है, आपको इसमें बताना है। अभिषेक कौन सी संधि है, सबसे पहले तो आप ये जान जाए तो अभिषेक जो है कि कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हम संधि की बात कर लेते हैं। तो ये विसर्ग संधि है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपको इतना भी पता चल गया कि ये विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, फिर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, अभी इसमें विसर्ग देंगे प्लस से, ऐसा ही तो करेंगे। लेकिन ये क्या है, गलत है। हमने इसका रूल बताया था आपको, तो बताया था कि जहाँ पे यहाँ पे जब ये विसर्ग बन रहा है तो ये जो श है ये जब बदलेगा, तो जब ये अपने आप को बदलेगा तो ये विसर्ग में बदलता है, प्लस इसी के साथ छोटे स में ये टूट जाता है। यानी कि ये स जब टूटता है तो दो शब्दों में बन जाता है, एक विसर्ग में और दूसरा छोटे स में। तो वही ये टूट रहा है। तो ये यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ, अभी के साथ संधि विच्छेद, अभी के साथ विसर्ग हो गया और यहाँ पे छोटा सा होगा तो ये हो जाएगा अभिषेक, जो कि यहाँ पे सही है। इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी परिवर्तन के कारण कोई भी क्वेश्चन में जब थोड़ी सी चेंजिंग होती है तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है जहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं। अब ये दे रहा है क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि इसमें निम्न में से किसका पूर्व पद प्रधान होता है। तो ये जब हम जो है कि संधियों में बहुत अच्छे से उदाहरण पढ़े होते हैं, सबका परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, ये परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि जब हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास है या फिर कोई ये समास से है तो इसमें किसका कौन सा पद प्रधान होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें पूर्व पद प्रधान किसमें होता है, अव्ययी भाव में। किसमें होता है, अव्ययी भाव में।
किसमें होता है? पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब है कि द्विगुण या उक्षिप्त या फिर उस्त्रिप, ये 3 नामों से जाना जाता है। द्विगुण को क्या कहलाता है? देखिए ये द्वितत्व है और ये द्विगुण है। यहाँ पे द्वितत्व है, यहाँ पे द्विगुण है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब हो सकता है कि एग्जाम में द्वितत्व की जगह युग्मक भी दे दे, अब हो सकता है कि एग्जाम में द्विगुण की जगह उक्षिप्त ध्वनि भी करके दे दे। उक्षिप्त ध्वनि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उक्षिप्त ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जाएगा कि उक्षिप्त ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, ये पूछा जा सकता है। या फिर उक्षिप्त ना पूछ करके उस्त्रिप्त पूछा जाएगा। तो ये तीनों एक ही नाम होते हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये तीनों एक ही नाम के होते हैं, इनका भी दोनों का एक ही नाम है। यहाँ पे द्विगुण क्या होते हैं? ड और ढ। उक्षिप्त ध्वनियाँ क्या होती हैं? ड और ढ। ये दोनों क्या होती हैं? देखिए ये स्पेशल हैं, जैसे कि इस तरीके से हम अंग लिखते हैं, अंग हम ऐसे लिखते हैं, जबकि ड पे जब स्पेशल बिंदु दी जाती है तो ये ड कहलाता है, जिसमें ड में न का भी प्रोनाउंसिएशन है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कहीं भी अंग लिखा रहेगा तो ये बिंदु पे आप ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही चीज़ें नहीं होती। हो सकता है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें लिखना इसी तरीके से शायद सिखाते हैं अंग को, लेकिन वो गलत होता है। अंग इस तरीके से होता है, जबकि ड पे विशेष जो बिंदु दी जाती है वो ऊपर ना दे करके यहाँ पे नीचे दी जाती है। जैसे कि हम किसी शब्द पे, जैसे कि ध हो गया, इस पे हम यहाँ पे बिंदु देते हैं तो यहाँ पे जो है कि ये विशेष उक्षिप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये वर्णमाला के बाहर के शब्द हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। और कहीं कहीं आप मैक्सिमम यहाँ ये ढ देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप शब्दों में ऐसा लिखा हुआ देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस ढ पे ये बिंदु लगा, कहीं भी आप ढ पे अंक की मात्रा इस तरीके से नहीं देखेंगे, ठ पे देख सकते हैं लेकिन ढ पे नहीं देखेंगे। तो स्पेशल ये उक्षिप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। उक्षिप्त है या फिर उस्त्रिप्त है या फिर द्विगुण, यानी कि ये 2 गुण रख रहा है। किस तरीके से? एक तो ये ड है, ये ढ है, तो ढ में ये बिंदु लगाए तो इसको अंगा आप नहीं पढ़ेंगे। अंगा कभी भी बुक्स में अगर लिखा होगा तो हमेशा अंगा में ये आगे बिंदु होता है। इसी तरीके से आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि पीताम्बर को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन बना है कि पीताम्बर का मतलब क्या होता है? पीला है अंबर जिसका, पीत प्लस अंबर। पीत मतलब क्या होता है? पीत मतलब पीला हो गया, अंबर मतलब वस्त्र हो गया। पीला है वस्त्र जिसका। तो हमने आपको बताया था कि ये जैसे कि ये समास में भी पूछ देता है कि ये कौन सा समास है। इसमें है कि पीताम्बर कौन सा जो है कि समास है, तो इसमें आप बताएंगे कि कौन सा समास है। तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसका वस्त्र पीला होता है? विष्णु का। अर्थात बहुब्रीहि समास का मतलब ये होता है कि बात किसी और चीज़ की जाए, मीनिंग किसी और का निकले, यानी कि वो अपने आप में स्पेशल किसी व्यक्ति को उस नाम से इंडिकेट किया जा रहा हो, तो वही क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। अर्थात एक दंत किसको कहा जाएगा? जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल में कहते हैं एक दंत, अर्थात जिसका एक दांत हो, तो हमेशा वो गणेश जी के लिए किया जाता है, गणपति जी के लिए किया जाता है। वहाँ पे एक दंत किसी और को कहा नहीं जाता है। इस सर्वस्व जग में, विश्व में एक दंत के नाम से गणेश जी को ही जाना जाता है। हाँ, अगर ये है कि कोई नाम एक से अधिक व्यक्तियों के लिए संबोधित हो तो वहाँ पे वो बहुब्रीहि समास नहीं होगा। बहुब्रीहि समास वहीं पे होता है जहाँ कोई एक व्यक्ति को किसी अन्य नाम से बुलाया जाए, लेकिन संबोधित उसी व्यक्ति के लिए को किया जाए। तो यहाँ पे पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। क्योंकि ये अब ये मत सोचिएगा कि समास करेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं हर एक एग्जाम के लिए बता रहा, ना कि पेट के सिलेबस में समास नहीं है, लेकिन में भी क्वेश्चन बन जाता है लेखपाल के एग्जाम में, तो ये आना ही आना है। इसलिए आपको ये सारा बताया जा रहा है कि किसी भी एग्जाम में टेट हो, सुपर टेट हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुब्रीहि समास हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे, ये इम्पॉर्टेंट है किस लिए? क्योंकि ये अपवाद है, इसलिए अपने आप में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। र है, उसके बाद से य है, य पे एक ही मात्रा है। तो हमने आपको जो विसर्ग संधि बताया था, तो ये चूंकि जो नियम कहता है, नियम के हिसाब से तो ये होनी चाहिए विसर्ग संधि, लेकिन ये निकल के क्या आती है? हरे प्लस ए। इसका कभी कभी संधि विच्छेद भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि है। तो संधि में जो बच्चे नियम से भी कर लेते हैं तो ये नियम में एक अपवाद है, ये गलत हो जाता है। तो ये इसका सबसे पहले संधि विच्छेद देख लेता है, तो ये होता है हरे प्लस ए, हरे। और ये कौन सी संधि है? तो ये अयादि संधि है। होना चाहिए विसर्ग संधि, लेकिन होती है अयादि संधि। अयादि स्वर संधि कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये स्वर का होता है।
स्वर व्यंजन विसर्ग में पूछे तो आप स्वर संधि कहेंगे। अगर स्वर के प्रकार में अगर आयादी दिया हो तो ये आयादी संधि होता है, स्वर आयादी संधि। अब री ध्वनि है, री जो ध्वनि है, जैसे कि री आप जैसे कि जान रहे हैं कि ये स्वर है, स्वर में लिया जाता है इसको, तो री ध्वनि है, री ध्वनि है। ये कौन सी ध्वनि है, इसका नाम क्या है, तो ये मूर्धन्य ध्वनि है। री कौन सी ध्वनि है, मूर्धन्य है। जिस तरीके से हम मूर्धन्य श कहते हैं, इसको मूर्धन्य श कहते हैं, तो ये व्यंजन में आता है। उस तरीके से री कौन सी ध्वनि है, ध्वनि का प्रकार में ये पूछा जा रहा है, तो ये मूर्धन्य ध्वनि है। कौन सा है, मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है। अब आते हैं महाप्राण ध्वनि पे। ये महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो महाप्राण ध्वनि कहेंगे किसको, तो महाप्राण यानी कि जिसको बोलने पे मुंह से बहुत ही ज़्यादा वायु निकले। महाप्राण का मतलब क्या होता है, जिस अक्षर को बोलते समय मुंह से बहुत ज़्यादा वायु निकले, वही ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, महाप्राण ध्वनि कहलाती है। तो जो है कि इसमें दूसरा और चौथा वर्ग हो जाएगा, दूसरा और चौथा वर्ग। जिन लोगों ने भी हमसे संधि पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि दूसरा वर्ग किसको कहते हैं और चौथा वर्ग किसको कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं क ख ग घ अंग, तो क पहला वर्ग हुआ, इसी तरीके से ख जो है दूसरा वर्ग हुआ, इसी तरीके से च छ ज झ इय, तो इसमें च के बाद छ आया, ये दूसरा हुआ, और ये क्या हुआ, च छ ज झ चौथा हुआ। तो ये जो दूसरे और चौथे नंबर पे लगातार नीचे तक आते जा रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण ध्वनियाँ कहलाएंगी। इसमें जो है कि स्पेशली दो शब्दों को हम अलग से आपको जो है कि जिस तरीके से मान लीजिए कि कोई ऑप्शन दिया हो, तो जैसे ध है, ये सब दूसरे वर्ग में आप इसको लिख करके देखें। जैसे ट के बाद ठ आता है, जैसे कि हम लिए ट ठ ड ढ, इस तरीके से होता है। तो ये ढ किस पे आया, चौथे पे आया, तो ये चौथा हो गया। इसी तरीके से त थ द ध, ये किस पे आया, चौथे वर्ग पे आया, तो इस तरीके से ये चौथा ध हो गया। तो ये इस तरीके से दूसरे और चौथे वर्ग के जो ध्वनियाँ होती हैं वो महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। महाप्राण ध्वनियाँ कहते किसको हैं, जिसको बोलते समय मुंह से बहुत ज़्यादा वायु निकलती हो। अब इस तरीके से अब यहाँ पे पूछ रहा है कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। जिस तरीके से आपने निराशा का देखा था, निह प्लस आशा, उसी तरीके से ये जो है कि रेफ र यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको पता है कि जब रेफ र हटता है तो वही विसर्ग में क्या होता है, बदल जाता है, बाकी चीज़ें जो कि त्यों होती हैं। अगर इसमें बड़ा ई होता तो ये छोटे ई में परिवर्तित हो जाता, लेकिन ऑलरेडी ये छोटे ई में है, तो क्या हो जाएगा, निह प्लस गुण, निर्गुण हो जाएगा। और ये संधि कौन सी है, तो आप बता देंगे कि ये विसर्ग संधि है। ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी शब्द का उद्भव किस शब्द से, किस लिपि से हुआ है। जैसे कि हिंदी शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है, किस भाषा से वो आपको ये बताना है। जैसे अरबी है, फारसी है, इस तरीके से किस शब्द से होता है हिंदी शब्द का उद्भव। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें है कि हिंदी शब्द का उद्भव फारसी से हुआ है। किससे हुआ है, फारसी भाषा से हुआ है। तो उद्भव कहाँ से हुआ है, फारसी। हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द का उद्भव फारसी से हुआ है। अब एक और आता है कि गधे की ओष्ठ वाली लिपि, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था पिछले 2 सालों में कि गधे की ओष्ठ वाली लिपि कौन सी लिपि कही जाती है। तो लिपि में जैसे कि देवनागरी लिपि होती है, खरोष्टी लिपि होती है, तो उसी में पूछा था कि गधे की ओठ। गधे की ओठ मतलब कि बहुत ही मोटे में जो है कि भद्र तरीके में लिखी हुई, तो गधे की ओष्ठ वाली ध्वनि उसका, गधे की ओष्ठ वाली लिपि उसको कही गई है। तो कौन सी लिपि है वो, खरोष्टी लिपि है। कौन सी है, खरोष्टी लिपि। अच्छा, इसको क्यों गधे की ओष्ठ वाली लिपि, ये हम जैसे कि अपने याद करने का एक शैली बना लिए हैं। खर मतलब क्या होता है, गधा, ओष्ठ मतलब क्या होता है, ओठ। तो गधे खरोष्टी लिपि को इसीलिए हम क्या कहते हैं कि गधे की ओष्ठ वाली लिपि। तो ये नाम से एक याद करने के लिए ये एक इंडियन तरीका आप समझ लीजिए। खरोष्टी, खर मतलब गधा, ओष्ठ मतलब ओठ होता है, इसीलिए इसको गधे की ओष्ठ वाली लिपि कही जाती है। अब है 16 नंबर पे कि हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में लिया गया कब। इसका भाग बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि ये किस भाग से लिया गया है और जो है कि कौन सा इसका सन रहा है, इसको कब स्वीकार किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको स्वीकार किया गया था
14 सितंबर 1949 को जो है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके पहले ही ये 14 सितंबर 1949 को जो है कि ये राजभाषा के रूप में इसको हिंदी भाषा को स्वीकार कर लिया गया था। किसके रूप में? राजभाषा के रूप में। हिंदी हमारी, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा यहाँ पे कहना गलत है। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा है। और इसको 14 सितंबर 1949 को और इसका अगर भाग हम देख लेते हैं तो भाग 17, ये भाग बहुत बार पूछा है किस भाग के अंतर्गत हिंदी भाषा को लिया गया है, तो संविधान में भाग 17 हो जाएगा। और जो है कि इसको कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949। ये सन 26 जनवरी 1950 जो है हमारा संविधान लागू होने का, उसके पहले ही हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ पे भाग अगर पूछ देता है तो भाग 17 हो जाएगा। भाग क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 को। अब देखिए इसमें दिया कि कृष्णापन्न में संधि कौन सी है। कृष्णापन्न में कौन सी संधि है, किस तरीके से इसका संधि करेंगे? तो ये हो जाएगा कृष्ण प्लस, ये व्यंजन संधि है तो कृष्ण प्लस अपन्न, ये क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे व्यंजन दिख रहा है, यहाँ पे स्वर, तो जहाँ पे पहले व्यंजन हो फिर स्वर हो तो वही क्या हो जाता है? व्यंजन संधि हो जाता है। तो अगर आपसे संधि की बात की जाती है तो क्या हो जाएगा? ये व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा और इसका संधि विच्छेद होगा कृष्ण प्लस आपन्न, कृष्णापन्न हो जाएगा। अब दिया है कि व्याप्त में कौन सी संधि है। व्याप्त यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें पूछ रहा है कि व्याप्त में संधि कौन सी है, आपको यहाँ पे संधि बतानी है। दे रहा है कि व्याप्त में कौन सी संधि है, तो व्याप्त में यड़ संधि है। व्याप्त में कौन सी संधि है? तो हमने आपको बताया था कि जब ये है जी कि व्याप्त है तो इसका हमने बताया था कि बीच में य आ रहा है, ये य र ल व जब स्वर संधि में लिया जाता है तो वो यड़ संधि में आता है। तो ये कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि हो गई। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायन है। इसमें से मैक्सिमम जो भी यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे बस इनके संधि विच्छेद पूछे जाते हैं। तो आइए इसको बारी बारी से देख लेते हैं। गायन है तो इसमें देखिए आ की मात्रा, तो जहाँ भी इसमें या तो आ की मात्रा है नहीं तो अ है, अ जुड़ा है। 9 में अ जुड़ा हुआ है, कोई भी मात्रा नहीं है आ की, और यहाँ पे आ की मात्रा है। तो इसमें जहाँ पे भी आ की मात्रा दिखेगी उसका संधि विच्छेद करते समय उस पर अ लगाएंगे, और जिस पे कोई भी जो है कि अ जुड़ा हुआ है, 9 में अ जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे एक ही मात्रा से उसका संधि विच्छेद करते हैं। जैसे कि गायन है तो इसका होता है कि गौ प्लस यन क्या होता है? गायन हो जाता है। इसी तरीके से अगर गायक होता, गायन की जगह क्या होता? अगर गायक होता तो क्या कर देते? सेम वैसा ही गौ प्लस यहाँ पे अक है तो जहाँ पे गौ प्लस यहाँ पे अन हो जाता है, और रहेगा। य की जगह क्या होता है? अ हो जाता है। इसी तरीके से गाय पे गौ प्लस अक तो क्या होता है? गायक मिलकर के क्या बन जाता है? गायक बन जाता है। इस तरीके से अगर नयन दिया हुआ है तो नयन में क्या करते हैं? ने प्लस अन, नयन, ने प्लस अन, यानी कि ए और अ मिलके य बन जाता है। ए और अ मिलकर के क्या बन जाता है? अ बन जाता है। और ये संधि कौन सी कहलाती है? ये अयादि संधि कहलाती है। जहाँ पे भी ए या ए मिलकर के कोई शब्द बनाता है, यहाँ पे ए मिला, यहाँ पे ए मिल रहा है, तो ये जहाँ पे भी ए आता है और ए मिल के आओ इस तरीके से शब्द बनाते हैं, वो क्या करते? ए और ए मिलकर के कोई शब्द बनाते हैं, वहाँ पे अयादि संधि होती है। इस तरीके से अगर चयन की बात की जाए तो सेम 9 की तरह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चे प्लस अन, चयन, यानी कि ए और अ मिलकर के, देखिए यहाँ पे ए और अ मिलकर के क्या बना रहा है? य बना रहा है। तो यहाँ पे चयन हो गया। यहाँ पे अ की मात्रा जुड़ी है तो आगे वाले में आ करके जुट जा रहा है। तो इस तरीके से हो गया, ये अयादि संधि के उदाहरण हो गए। अब विधायक में किस तरीके से देखेंगे तो हो जाएगा विध प्लस आयक, विध प्लस आयक, विधायक। अब पवन आता है। पवन देखिए इसमें अ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा नहीं है, तो जब आ की मात्रा नहीं है तो सेम जैसे चयन है वैसे पवन का भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि पो प्लस अन क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। यानी कि ओ और अ मिल करके यहाँ पे क्या दिया है?
ओ और अ मिल करके क्या बना देते हैं, व बना देते हैं। तो जहाँ पे भी ओ और अ मिलके व बना दे रहे हैं, पो प्लस अन क्या हो जाएगा, प1 हो जाएगा। ओ और अ मिल करके क्या बना रहे हैं, अ बना रहे हैं, यानी कि य र ल, यहाँ पे ओ और अ मिल करके क्या बना दिए, व बना दिए। तो ये क्या हो गया, पो प्लस अन। अब इसी तरीके से पावन दिया है, इसमें आ की मात्रा जुड़ गई, तो यहाँ पे औ की मात्रा आप लगा देंगे, तो प प्लस अन क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। यानी कि औ में अ जुड़ेगा तो प पे आ की मात्रा लग जाएगी, और ये औ में ये जुड़ेगा तो व बन जाएगा। इस तरीके से भावुक दिया है, भावुक आ की मात्रा है प्लस व है, तो क्या हो जाएगा, भव प्लस उक, भव प्लस उक, उक क्या हो जाएगा, ये भावुक हो जाएगा। और ये संधि कौन सी हो जा रही है, तो ये संधि हो जा रही है अयादि संधि। कौन सी संधि हो जा रही है, अयादि संधि हो जा रही है। इस तरीके से हमने देखा जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यशोधरा, तो था कि यशो प्लस धरा। इस तरीके से हमने आपको पिछले क्लासेस में सारे एग्जाम्पल बताए थे, और ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पवन, पावन, गयन, गायन, नयन, चयन, ये सब बहुत बार पूछे गए, इसलिए यहाँ पे एक जगह आपको बता दिया गया। बाकी जब हमने स्वर संधि चलाई थी तो वहाँ पे सारे एग्जाम्पल आपको डिटेल में बताए गए थे कि कैसे जुड़ के बनता है। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन का कलेक्शन था जहाँ से बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन थे और जहाँ से गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, तो वो हमने एक जगह आपको रखा 25 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आपको ये क्लासेस बहुत ही पसंद आई होंगी। अगर पसंद आती है क्लासेस तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।